नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 23वें एपिसोड के सवालों को लिया था। आज के इस एपिसोड में हम 24वें नंबर के एपिसोड्स के सवालों को लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब की सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। ऐसा कोई सवाल ना हो जो कि केवल आप ही के जीवन को इंगित करता हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक जो हैं उनके लिए उस सवाल का जवाब लाभप्रद है, तो उस सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। पहला प्रश्न है नीतू थतवानी जी का, और इसी के साथ साथ ये मुझसे पूछती हैं कि नमस्ते नीतू जी, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, उसमें कर्क लग्न वालों को शादी में ऑलवेज प्रॉब्लम आती है, ऐसा बताया गया। ये सही बात है क्या? नीतू जी, देखिए, ऐसा हो सकता है कि कर्क लग्न की कुंडली है तो सप्तम स्थान पर, लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, सप्तम स्थान पर जो है वो शनिदेव की राशि पड़ती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यदि शनिदेव का वहां पर कहीं प्रभाव है, दृष्टि है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके ही लिए ये बात है, सबके लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को सामना करना पड़ता है। अधिकतर शनि का मैं प्रभाव कभी चंद्र जो कि लग्नेश होते हैं कर्क लग्न की कुंडली के, या फिर सप्तम भाव पर देखता हूं, या पंचम भाव जो कि लव अफेयर या फिर प्रेम का स्थान है उस पर देखता हूं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निर्मित हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली होती है तो वो जो जातक होते हैं बड़े सौम्य भी होते हैं, प्रेमी भी होते हैं, अधिकतर लव अफेयर में भी फंस जाते हैं। तो हो सकता है कि यदि उनकी कुंडली में लव मैरिज के योग ना हो तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं 100% ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा ही कर्क लग्न के जो कुंडली के जातक हैं उन्हें ये दिक्कत होती है, लेकिन हो सकती है। तो आपको ना यहाँ पर शनिदेव की स्थिति देख लेना चाहिए। सप्तमेश जो शनिदेव हैं उनका स्थिति देखिए, कहीं प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है सप्तम भाव पर। हालांकि नवमांश कुंडली को भी देखना चाहिए, और यदि शनिदेव किसी भी तरह का प्रभाव डाल रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव पर, जो कि खुद की ही राशि है, तो वहां से शनिदेव का उपाय आपको करना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कर्क लग्न के जातकों के लिए खराब ही हो। ये दूसरी भी संभावनाएं हो सकती है, कोई और भी लग्न की कुंडली हो सकती है जिसमें भी इस तरह की कोई संभावनाएं हो। कोई सूर्य बैठे या केतु बैठे या फिर खराब राहु बैठे या कोई भी खराब ग्रह बैठे तो उसे दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हमेशा कर्क लग्न के साथ ही ऐसा नहीं होता। इनके बाद तनय जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि अगर शनि कुंडली में मृत कंबस्ट है तो शनि 7.5 में शनि कोई इफेक्ट देने के काबिल होते हैं क्या? तनय जी, शुरू से मैं एक बार समझाते आया हूं कि शनि 7.5 जो है वो दो तरह की हो सकती है, चंद्र शनि 7.5 या फिर सूर्य शनि 7.5। सामान्यतः हम चंद्र शनि 7.5 को ही ज्यादातर मानते हैं या ज्यादातर बात करते हैं, ज्यादातर डिस्कशन चंद्र शनि 7.5 के बारे में होता है। तो यदि शनिदेव कंबस्ट जाकर के बैठ गए हैं तो आपको यह भी देखना है कि चंद्र की स्थिति कैसी है कुंडली में। यदि चंद्र की स्थिति कहीं खराब है तो वो आपको जरूर से दिक्कत देगी, जरूर से प्रॉब्लम देगी। तो आपको सिर्फ शनिदेव के कंबस्ट होने से या शनिदेव के अस्त होने से कुछ नहीं होता, चंद्रदेव की स्थिति भी देखनी आपको यहां पर जरूरी है। इनके बाद परमार जी, चंद्रवर्धन परमार जी मुझसे सवाल करते हैं, सर जी प्रणाम चंद्रवर्धन जी, ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का फल कैसे निकालें ये बताएं। परमार जी, ऐसा है कि ये जो आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न सवाल जवाब में देना नामुमकिन जैसा है, या फिर केवल एक वीडियो बना करके आपको बता देना नामुमकिन जैसा है। हाँ, इसके लिए कुछ सीरीज चल सकती है, लेकिन फिर भी आपसे मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। कौन से ग्रह की महादशा है, उसमें कौन से ग्रह की अंतरदशा है, उसमें कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा है, वो कैसा अपना फल देगी, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर तो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको कई पत्रिकाएं, कई कुंडलियां देखनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रैक्टिकल आपको समझ में आता है। हाँ, उसे सीखा जा सकता है, उसे रटा जा सकता है,
एग्जैक्टली मैं कहूँ तो वीडियो बना करके आपको बता दूं या फिर कोई किताब आपको मैं लिख करके दे दूं तो रटा जरूर जा सकता है, लेकिन सही से सीखने के लिए तो आपको एक्सपीरियंस ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सवाल जवाब सीरीज में या इस सवाल का जवाब दे पाना कि किस तरह से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का फल निकाले, ये नामुमकिन है। मैं यहाँ पर 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दिया ही नहीं जा सकता। इसकी बहुत सारे प्रॉब्लमिटीज हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेंगी। हाँ, मैं एक सीरीज बना सकता हूं इसके ऊपर, जिसके माध्यम से आपको ये बता सकता हूं कि किस ग्रह की महादशा में कैसे फल या अंतरदशा में कैसे फल मिल सकते हैं, और उसकी मैं कोशिश करूंगा। दीपक जी मुझसे सवाल करते हैं, वृषभ लग्न में 7th हाउस में शनिदेव हैं, क्या नीलम पहन सकते हैं? दीपक जी बिल्कुल पहना जा सकता है। लग्न कुंडली, यदि किसी भी लग्न कुंडली के योग कारक ग्रह कोई हैं, वो कहीं अच्छे भाव में, अच्छे भाव का मतलब होता है 3रे, 6वें, 8वें या 12वें भाव को छोड़ करके, और नीच राशि यदि नहीं है तो उनका रत्न जरूर से पहना जा सकता है। यदि वो कमजोर हैं तो बिल्कुल पहन सकते हैं शनिदेव का रत्न। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, शादी हुई कि नहीं हुई ये बात देखना है। शनिदेव जो है वो शादी को डिले जरूर कर देते हैं, भले योग कारक ग्रह हो। तो शादी देख लीजिए, यदि शादी हो गई है तो बिल्कुल पहनिए, और यदि शादी करना चाह रहे हैं तो नहीं पहनना चाहिए, अदरवाइज शादी डिले हो जाएगी, इतना मैं कहूंगा। या फिर शादी करने को अभी 5-1 साल हैं, आप अभी सोच रहे हैं कि यार मैं दूसरे पर्पज से पहनना चाहता हूं, तो आप पहन सकते हैं। हरीश मित्तल जी मुझे सवाल करते हैं, सर तुला लग्न में किस ग्रह के दशा अंतरदशा में धन का बिगेस्ट लॉस होता है? हरीश जी ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, शुक्र की दशा में भी बिगेस्ट लॉस हो सकता है। जी हाँ, तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश की दशा में भी बिगेस्ट लॉस हो सकता है। अब वो कैसे? भाई शुक्रदेव का प्लेसमेंट 12th हाउस में हो जाए, 6वें भाव में हो जाए तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि किस दशा में लॉस होता है। आपको यहाँ पर भावों को देखना पड़ेगा, 12th हाउस से किस भाव का संबंध हो रहा है, वो कैसा वहां पर बैठा हुआ है, 2nd हाउस से किस ग्रह का संबंध हो रहा है, 12th के साथ साथ 11th हाउस से किस ग्रह का संबंध हो रहा है, 6वें भाव से किस ग्रह का संबंध हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो जो भाव धन को रिप्रेजेंट करते हैं उन भावों को देखना पड़ेगा, उन भावों में बैठे ग्रहों को देखना पड़ेगा, उन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों को देखना पड़ेगा, कौन सी दशा चल रही है वो इन भावों को किस तरह से प्रभावित कर रही है ये देखना पड़ेगा। तब जाकर के आप ये कह पाएंगे कि किस ग्रह की महादशा में आपको धन का लॉस होगा। तो जैसा मैंने बताया ना, शुक्र की महादशा में भी हो सकता है, यदि शुक्रदेव 12th हाउस में जाकर के बैठ गए और शुक्र की ही महादशा चल पड़ी तो। हरीश जी के बाद स्मिता जी मुझे सवाल करती, नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी। अगर धनु लग्न में मंगल अष्टम में बैठे हों और मंगल की ही महादशा चले और जातक की चंद्र राशि वृश्चिक हो, तो क्या मंगल को न्यूट्रल करना चाहिए? मंगल का बीज मंत्र से प्लीज बता दीजिए। सर आप बहुत ही अच्छा समझाते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका। देखिए, चंद्र राशि भले ही वृश्चिक हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि अष्टम भाव में मंगल आकर के बैठ गए हैं, मंगल अपने खराब रिजल्ट देने वाले हो गए हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मंगल का बीज मंत्र या मंगल का उपाय करना ही चाहिए। तो बिल्कुल आप कीजिए। इवन चंद्र भी नीच राशि स्थित जैसा आप बता रही हैं, वृश्चिक राशि में है, नीच भंग यदि चंद्र का नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होगा शायद, तो यहाँ पर भी आपको चंद्र का भी उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करेंगी आप? मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, सवाल जवाब के सीरीज और उसी के साथ साथ उपायों का सीरीज भी आपको मिलेगा। उपायों की सीरीज में जाइए, मंगल और चंद्र का उपाय देखिए और वो कर लीजिए। बीज मंत्र भी आप कर सकती हैं। इसके बाद में अनिर्बन मंडल जी मुझे सवाल करते हैं, किसी भी कुंडली में किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति को लव में बार बार धोखा मिल रहा है, प्यार में बार बार धोखा मिल रहा है, अगर 5th हाउस का लॉर्ड अच्छे हाउस में बलहीन पावरलेस होकर के बैठा है, तो उसका रत्न पहनने से लव में सक्सेस होगा क्या? अनिर्बन जी देखिए, पहली बात तो आपको बताता हूं, बार बार यदि किसी चीज में धोखा मिल रहा है तो प्रकृति का संदेश, प्रकृति का संकेत समझिए और फिजूल में मत फंसिए उस चीज में। क्यों फंस रहे हैं बार बार, क्यों फंसे जा रहे हैं? अपने कैरियर को देखिए, अरेंज मैरिज कीजिए, शादी कर लीजिए। एक बात,
दूसरी बात कि ठीक है, यदि इसका मुझे डायरेक्ट उत्तर देना भी है तो मैं आपसे ये कहूँगा यहाँ पर कि आप कुंडली में ये देखिए कि लव मैरिज के योग हैं भी या नहीं। ये कैसे देखेंगे, आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, लव मैरिज के योग इस नाम से वीडियो मिलेगा। उसमें देखिए कि आपकी कुंडली में क्या लव मैरिज के योग बनते हैं। यदि बनते हैं तो फिर आपकी लव मैरिज हो सकती है, लेकिन यदि आपके साथ ऐसी स्थिति निर्मित हो रही कि बार बार ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, तो हो सकता है लव मैरिज की स्थितियां नहीं हो आपकी कुंडली में, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं कि नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर कुंडली में लव मैरिज की स्थिति आप देख लीजिए, बनती है कि नहीं बनती है। मेरे वीडियो के आधार पर नहीं बनती है तो छोड़िए, फिजूल में चीज़ों को छोड़िए। आप जो है अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, कैरियर पर ध्यान देने के साथ साथ अरेंज मैरिज कीजिए और बड़े सुखी रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली मिलान किए बिना शादी नहीं करना चाहिए, कुंडली मिलान कीजिए और उसके बाद शादी कीजिए। देखिए यदि लव मैरिज किया जाता है तो वहां पर भी कुंडली मिलान हो सकता है, भाई रैंडमली हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी से लव मैरिज किया, दोनों का रैंडमली मिलान हो रहा हो, लेकिन एक रिस्क है ना। तो यदि अफेयर नहीं हो रहा है या फिर दिक्कत आ रही है तो क्यों उसमें पड़ना, अच्छे से मिलान कीजिए और जीवन जिए किसी के साथ आप, है ना। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका ये मतलब कहता ही नहीं कि मैं प्रेम को जो है वो उसके खिलाफ हूं। सच्चा प्रेम जहां त्याग की बात है, हाँ त्याग, प्रेम का मतलब क्या है, त्याग। जहां त्याग की बात है, जहां कॉम्प्रोमाइज की बात है, वो उस जगह पर होता है प्रेम। और यदि ऐसा कोई प्रेम है तो मैं उस प्रेम के साथ हूं। आजकल के जो प्रेम चले हैं शारीरिक वासना के प्रेम, मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं हूं और मैं कभी इस चीज़ का जवाब भी नहीं देता। मेरे पास यदि प्रश्न, कई ढेरों प्रश्न आते हैं, ढेरों लोग भी आते हैं मेरे पास कि इसके जवाब दीजिए हमें, इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं मना कर जाता हूँ, मुझे नहीं देना कंसल्टेशन भैया। क्योंकि त्याग का मैं यदि त्याग की कहीं भावना है तो उस जगह की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो किसी भी तरह के प्रेम में हो सकती है, पति पत्नी के या एक लड़का लड़की के भी, ऑब्वियसली माता पिता के, संतान के। तो त्याग की भावना होना चाहिए। चलिए, गौरव शर्मा जी ये मुझसे सवाल करते हैं, तुला लग्न में गुरु के महादशा में गुरु के पर डे वैदिक जाप से अगर कुंडली का 6वां हाउस एक्टिवेट होकर रोग और दोष देने लगे, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि यदि तुला लग्न कुंडली में गुरु की दशा चल रही है और वो रोगेश है, तो यहाँ पर आपको जो है वो 6वां भाव एक्टिवेट नहीं होगा यदि गुरु का आप मंत्र कर रहे हैं। वो इवन यहाँ पर आपको और अच्छा करेगा। हो सकता है कोई गलत फहमी आपको हुई है कि गुरु का मंत्र करने से मेरा 6वां भाव एक्टिवेट हो गया है, ऐसा नहीं होगा। मंत्र यानी बीज मंत्र, जो मैं उपाय बताता हूं उससे शांति होती है। तो मारक ग्रह की यदि महादशा चल रही है तो कोई भी खराब भाव एक्टिवेट नहीं होता, इवन डीएक्टिवेट होता है। तो आपको यहाँ पर किसी तरह की गलत फहमी है या फिर कोई ग्रह आपको गलत फहमी बना रहा है, जो कि हो सकता है कि 6वें भाव पे या रोग के स्थान पर जो है वो कहीं ना कहीं से दृष्टि डाल रहा हो या प्रभाव डाल रहा हो, जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहा हो। तो आप इस गलत फहमी में ना पड़िए कि किस ग्रह की गुरुदेव की दशा चल रही है, वो रोग भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर उसका वैदिक बीज मंत्र ना करूँ, उसका रत्न पहन लूँ। आप वैदिक बीज मंत्र ही कीजिए। यदि ग्रह को न्यूट्रल करना है, ऑब्वियसली मारक ग्रह तो न्यूट्रल ही करना है, तो ग्रह को न्यूट्रल करना है तो वैदिक बीज मंत्र ही आपको करना चाहिए। उससे डीएक्टिवेशन ही होता है, एक्टिवेशन नहीं होता। और रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं मारक ग्रह के। और दूसरे ग्रह को ढूंढिए कि वो कौन सा आपको प्रॉब्लम दे रहा है इस विषय में और कौन कंफ्यूजन कर रहा है। गौरव जी के बाद अमित गुप्ता जी मुझसे सवाल करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते अमित जी। पहला इनका सवाल है, अगर कुंडली में चंद्र नीच हो लेकिन शनि अस्त हो तो क्या 7.5 का असर होगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जवाब दिया कि यदि 7.5 बनती है तो चंद्र की वजह से बन सकती है। आपने कहा चंद्र नीच है, तो चंद्र और शनि दोनों की 7.5 बनती है, दोनों की वजह से बनती है। तो भाई चंद्र नीच है तो चंद्र भी तो प्रॉब्लम दे सकता है, तो ऑब्वियसली असर होगा। दूसरा आपने कहा सर शनि 7.5 की बीच वाली ढैया में चंद्र के साथ सूर्य हो तो क्या योग कारक सूर्य का रत्न 7.5 के दौरान पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं, बिल्कुल पहना जा सकता है। यदि सूर्यदेव आपके
योग कारक हैं तो उनका रत्न आप बिल्कुल पहनिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें, चाहे आपको चंद्र शनि साढ़े साथी चल रही है तो भी। और इसी के साथ साथ सवाल किया है कि अगर राहु अच्छे भाव में है, 11 नंबर के साथ है, मतलब कुंभ राशि के साथ है, और शनि अस्त हो जाए तो अब राहु कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब जो राहु हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि मैं ये समझाता हूँ हमेशा कि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो मित्र राशि में यदि बैठते हैं तो ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन मित्र राशि के स्वामी ने भी कुंडली में कहीं अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो राहु अच्छे तो हो गए लेकिन रिजल्ट देने के काबिल नहीं रहे। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि राहु की ही डिग्री आप समझिए कि 0 है या फिर राहु ही खुद अस्त है। तो जो शनिदेव हैं उनकी पावर को आपको बढ़ाना चाहिए ताकि राहु भी आपको अच्छे फल दे सके। तो दोस्तों, यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इतने सवालों के जवाब देने की मैंने यहाँ पर सटीकता के साथ प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक किया कीजिए, इन्हें शेयर भी किया कीजिए, आप करते भी हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, राशिफल के वीडियो में, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में, सवाल जवाब की सीरीज में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद।